नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं दीपिका जांगीड़ और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सोशल सनसनी में। इस प्रोग्राम के जरिए आप जिन सोशल मीडिया स्टार्स को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनसे हम जानेंगे उनकी लाइफस्टाइल और पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ खास किस्सों के बारे में। और आज हमारे साथ खास गेस्ट है रंजीत भैया उर्फ रंजीत भैया। इंदौरी में इनका कंटेंट सबको बहुत पसंद आता है और सबके ये चहीते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास गपशप। रंजीत, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सोशल सनसनी में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू जी। सबसे पहले तो रंजीत देखिए, इंदौरी लहजा जो है आपका, जो सोशल मीडिया पर धूम मचाए हुआ है और सबको आपने अपना दीवाना बना लिया है। आपने ये रील बनाने का आइडिया आखिर कहाँ से आया? क्या सोचा आपने कि हाँ मुझे इंदौरी लैंग्वेज में रील बनानी है, या फिर पहले आप कुछ और कंटेंट शेयर करते थे उसके बाद आपने इस लैंग्वेज में रील बनाना शुरू किया? मतलब छोटी सी झलक आपके सफर की हम चाहेंगे, आप बताएं। तो मैडम कम शब्दों में मैं स्टार्टिंग की शुरुआत बता देता हूँ कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आगे चल के मेरे को इंदौरी करना और इंदौरी मुझे किसी स्तर पे ले जाएगी, इतने झांकी मंडप हो जाएंगे मेरे। मैं इंदौर के एक छोटे से गांव देवगुराड़ी एक बड़ा फेमस शिव मंदिर है, उसके पड़ोस में दूधिया गांव है। मैं वहाँ से हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, किसान परिवार से हूँ। तो मम्मी पापा सोचते थे कि भाई ये कुछ पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम कर ले, कोई सरकारी जॉब लग जाए या कोई बड़ा बिजनेस करे। लेकिन मेरे को बचपन से ही कला वाले क्षेत्र में बहुत मजे आते थे। क्रिकेट खेलना, अखाड़े खेलना, डांस करना, संगीत, पेंटिंग, कॉमिक्स पढ़ना। तो मेरी लापरवाहियों को देख के पेरेंट्स बड़े चिंतित होते थे। हालांकि मैंने जैसे तैसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन धीरे धीरे समय बदला। उस समय जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो एक ही चीज़ होती थी कि आपको बम्बई जाना है, ऑडिशन देना है, लाइन में खड़े रहना है, और अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आप एक स्तर पे आपकी पहचान बन जाएगी, और नहीं तो आप तो गए काम से। लेकिन फिर समय बदला, इंटरनेट आया, मैंने अपना टैलेंट सोशल मीडिया पे डाला और रंजीत कौशल, रंजीत भैया इंदौरी बन गया। तो रंजीत, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले मम्मी पापा मना करते थे, उनको लगता था कि हाँ ये कोई सरकारी जॉब लगेगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना है, तो बाद में कैसे सपोर्टिव बने वो? जिस तरीके से आपने अब रील आप डालना शुरू करते हैं और अब कहीं ना कहीं आपका ये जो सफर है वो ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या बाद में सपोर्टिव हो गए थे वो? और कब वो माने कि हाँ चलो ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप कुछ अच्छा करो? मैडम यहाँ पे एक बहुत ही सैड स्टोरी है कि जब मेरे माता पिता मेरे को लेके चिंतित थे कि यार इसका जाने क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि मेरी लापरवाही थी, मेरे को पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था। उनके जो कहे चीज़ें होती थी कि भाई तू अच्छी जॉब में जा या अच्छे काम कर, तो उनको लगता नहीं था कि यार ये जितने एवलेपने कर रहा है छोरा हमारा, तो इसका भविष्य में कुछ होगा। लेकिन जब मैं रंजीत भैया इंदौरी बन के पूरे देश दुनिया में फेमस हुआ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मेरे मम्मी और पापा दोनों चले गए। तो उनको अभी पता नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता, मतलब वो खुद नहीं देख पाए कि उनका खोटा सिक्का चल गया है। भैया, अरे ब्रांडेड कार उन भी अरेंजमेंट करवा देते हैं अपन, BMW, आडी, फॉर्च्यूनर, साहब जो बोलो वो। बिल्कुल। और देखिए रंजीत, जहां पर भी आपके मम्मी पापा हैं वो आपको देख रहे होंगे, और कहीं ना कहीं जो आपकी जर्नी है वो स्टार्टिंग से उन्होंने देखी है, और अब आप जिस मुकाम पर हैं वो भी वो देख रहे हैं कि आप कितना ज्यादा नाम रोशन कर रहे हैं, इंदौर का नाम रोशन कर रहे हैं, आप उस भाषा का नाम रोशन कर रही हैं जिस भाषा में आप अपने जो वीडियोस है वो शूट करते हैं। एक बात है रंजीत, क्योंकि देखिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, उस छोटे से प्लेटफॉर्म से हम अपनी शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद बड़े स्क्रीन पर हम जाते हैं, फिल्मी पर्दे तक का जो आपका सफर है। रील्स हमने आपकी देखी है, यूट्यूब पर जो वीडियोस आप डालते हैं वो भी हमने आपके देखे, खूब वायरल जाते हैं, क्योंकि आप उस भाषा को आगे लेकर जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं कल्चर से जुड़ी हुई है। ऐसे में जब आप छोटे प्लेटफॉर्म से लेकर आप वेब सीरीज तक पहुंचे, तो वो सफर कैसा था? वो क्या फीलिंग थी उस वक्त जब आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा हो कि हाँ यार अब मुझे लग रहा है कि हाँ अब मैं एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ? मैं शुरुआती दौर की बात करता हूँ। मैंने सोशल मीडिया चुना था 2016-2017 से। तब इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था, काफ़ी महंगा था। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई अब वो प्लेटफॉर्म आ गया है कि आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से आप किसी प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट डालो और के अंदर वाकई में काबिलियत होगी तो आपका काम हो जाएगा। अब आपको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू में मैंने फ़नी वीडियोज़ बनाई, उस समय मैं इंदौरी नहीं कर रहा था।
तो मैंने शुरुआत में वीडियोस डाली जिससे मेरे को इतना फेम मिल नहीं रहा था, और फिर मैंने देखा कि यार इंदौरी भी एक होती है जहाँ मैं रहता हूँ, इंदौरी एक्सेंट भी होता है, और कई कुछ लोगों को मैंने इंदौरी करते हुए देखा, तो मैंने देखा कि यार ये इंदौरी अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। तो मैंने वो बेहतर दिखाने के चक्कर में मैंने खुद ने इंदौरी वीडियोस बनाना शुरू करी, और शुरू में मेरे को इतना फेम नहीं मिला था, लेकिन धीरे 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 मैंने कंटिन्यू इंदौरी लहजे में वीडियो बनाना शुरू करा, और एक वीडियो वायरल हो गया। वो वीडियो था इंदौरी कस्में, कि भाई इंदौर में लोग अलग अलग तरीके से कस्में खाते हैं। मान लो नॉर्मल हम जब बातचीत करते हैं हिंदी में तो माँ कसम, भगवान कसम, इस तरह की कस्में खाते हैं, लेकिन हमारा इंदौरी व्यक्ति हर स्थिति में कसम खा लेता है। मान लो कि वो अगर कुछ भोजन कर रहा है, अरे भैया अन्न हाथ में, क्या झूठ बोल रहा हो क्या, या वो पानी पी रहा, अरे ये जल हाथ में भैया, झूठ नहीं बोल रहा, ये हरे झाड़ के नीचे खड़ा हूँ, ये मंदिर की तरफ हाथ है भैया, ये कालका पे बैठा हूँ भैया। तो इस तरह की अतरंगी तरह की कस्में खाती है। एक बहुत नेशनल लेवल का एक जोक है जो इंटरनेट पे काफी वायरल है, और आज मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो उस जोक का जन्मदाता रंजीत भाई इंदौरी है, लेकिन वो मेरी वीडियो से निकाला गया है कि एक तरफ होते माँ कसम खाने वाले, एक तरफ होते भगवान कसम खाने वाले, और उसके बाद में आते वो लोग जो बीड़ी हाथ में रख के बोलते कि अग्नि हाथ में भी, झूठ नहीं बोल रहे आप जी। तो शुरुआत में मैंने इंदौरी वीडियोस बनाई, फिर ये इंदौरी कस्मे वाला वीडियो वायरल हो गया, तो मुझे काफ़ी फेम मिली, लोगों ने मुझसे संपर्क करा, अपने व्हाट्सएप अपने अपने प्लेटफॉर्म पे उन्होंने शेयर किया, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। लेकिन मुझे एक दिशा दिखी कि भाई लोगों को पसंद क्या आया है, कि इंदौरी जो रिलेटेबल जीवन शैली होती है उसमें से और आप क्या अतरंगी चीज़ें निकाल के ला सकते हैं। तो फिर मुझे एक प्रेरणा मिली, तो मैंने अगला वीडियो बनाया कि इंदौर में रंगों के भी सरनेम होते हैं। तो नॉर्मली हम लाल, हरा, नीला, पीला बोलते हैं, लेकिन हमारे इंदौर में बोलते हैं लाल चट, पीला पट, काला कट, सफेद जग, हरा कच, और ज्यादा लाल रहता है तो लाल भम। अच्छा, तो वो वीडियो भी वायरल हो गया। तो फिर मुझे और एनर्जी मिली कि यार भाई चीजें काम कर रही है। फिर मैंने अगला वीडियो बनाया कि भाई इंदौर में हा अक्षर खा जाते हैं। आपने इंदौरी, अगर आप देश दुनिया के किसी भी क्षेत्र से, लेकिन सबको पता है कि इंदौर में बोलते हैं जा रिया हूँ, आ रिया हूँ। तो इसमें बड़ी बारीक सी, और मैंने ये आपके वीडियोस में ही देखा है, क्योंकि देखिए ज्यादा इंदौरी भाषा मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैंने आपके वीडियोस देखे और वीडियोस को जब मैंने बहुत ही बारीकी से देखा तो मुझे पता चला कि हाँ, इसी भाषा में आप वीडियो बना रहे हो, और कहीं ना कहीं एक फन वाली जो लैंग्वेज है वो मुझे कहीं ना कहीं इंदौरी लगी, जिस तरीके से आप बोल के भी बता रहे हैं। सीमेंट की तो 35 बोरी बची थी ना, तो खत्म कहाँ से हो गई? तुम्हारे को 15 दिन से बोल रहा हूँ कि कालम भर दो, कालम भर दो, कब भरोगे? चले दीवार में तरी कब करी थी? अभी आज से मकान का काम चालू करवा दिया, अभी पायल के खड्डे खुदवा रही हूँ मैं भी। हाँ यार, मेरे को लग रही है सरिये और लग जाएंगे अपने को यार। ये मैं कह रहा था टाट के टुकड़े पहुंचा देते ना यार। अरे यार ये पटिए कम नहीं पड़ जाए यार बेटा यार। बहुत बढ़िया। तो जैसे ये इस वीडियो की मैंने बात करी कि इंदौरी व्यक्ति हा अक्षर का उपयोग नहीं करता है, तो जा रहा हूँ का बोलता है जा रिया हूँ, हा अक्षर गायब। विराट कोहली को बोलता है विराट कोहली, हा अक्षर गायब। पहलवान को बोलता है पहलवान। तो ये वीडियो भी मेरा काफी वायरल गया। और जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई जो लोकल लैंग्वेज होती है तो उसमें से भी मैंने थोड़ा फिल्टर करा कि इसमें गंदगी नहीं रखी, ना अश्लीलता उपयोग करी, ना गालियों का उपयोग करा, ना डबल मीनिंग। तो इससे मुझे फायदा ये मिला कि मैं महिलाओं के बीच में प्रसिद्ध हुआ, बच्चे मेरी वीडियो देख सकते हैं, बुजुर्ग मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। तो जो गंदगी रहित मैंने पारिवारिक वीडियोस बनाई, तो उसका मुझे लाभ ये मिला कि सीधे मुंबई से डायरेक्टली कॉल आता है कि भी आपका एक बड़ी वेब सीरीज में सिलेक्शन हो गया है और तो मुंबई आ रहा है। अच्छा, तो मैं जानना चाहूंगी रंजीत, जिस वक्त वो कॉल आया होगा आपके पास, क्या रिएक्शन था आपका? आपने सबसे पहले किसको जाके बताया कि भाई मुंबई से कॉल आ गया मेरे पास, मैं इतना ज्यादा फेमस हो गया हूँ? किसको बताया आपने सबसे पहले जाके? जी, इससे पहले मैं आपको एक बिल्कुल हास्यास्पद किस्सा बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में कॉल आया। हाँ। और मुकेश छाबड़ा जी है जो बॉलीवुड के बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है, तो उन्होंने कॉल पे बोला कि हेलो, क्या मेरी बात रंजीत भाई इंदौरी से हो रही है? मैंने बोला हाँ। तो बोले नमस्कार, मैं मुंबई से मुकेश छाबड़ा जी के स्टूडियो से बात कर रहा हूँ और एक बड़ी वेब सीरीज के लिए हमने आपका चयन करा। तो मैंने फोन ही काट दिया, मेरे को लगा कि कहीं मजाक मस्ती ठिलवाई कर रही है मेरे साथ में। अच्छा। तो बाद में जब उन्होंने व्यवस्थित तरीके से मुझसे संपर्क करा तो मुझे पता चला कि ये कोई सपना नहीं है, कोई मजाक नहीं है, ये रियलिटी। और वाकई से मुंबई में बुलावा आया है। तो मैंने अपने बड़े भाई और मेरे परिवार के बीच में ये सारी चीजें शेयर करी, सभी को बड़ी खुशी हुई कि चलो ठीक है, हमारा खोटा सिक्का चल रहा है।
तो रंजीत, आपकी पहली वेब जी। सीरीज कौन सी थी? जहां तक मुझे ध्यान है शायद सिक्सर उसका नाम था ना, ऐसा कुछ नाम था सिक्सर करके। तो उसकी जब सफलता हुई तो Yes. आप अब क्या लग रहा है, फिल्मों की ओर भी रुख करने का पूरा प्लान है, या फिर कौन से नए प्रोजेक्ट्स है जिसमें आप हमें दिख सकते हो, हम आपको वहां पर देख सकते हैं वेब सीरीज के बाद में? बहुत बढ़िया मैम। तो यहाँ पे हमारा इंदौरी बोलता है आपके मुंह में पोए जलेबी, जैसे कहावत है ना कि आपके मुंह में जी। घी शक्कर, तो हमारा इंदौरी बोलता है आपके मुंह में पोए जलेबी। अच्छा। तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आज जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, आज मैंने एक फिल्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार निभाया, जो कि बॉलीवुड की अरे वाह। पहली सिंगल शॉट मूवी है। उसकी रिलीजिंग डेट आज अनाउंस होने वाली है, तो मैं बहुत जल्दी बड़े पर्दे पे नजर आने वाला हूँ। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी आपने सुनाई। मतलब आपको छोटे पर्दे से वेब सीरीज पे हमने देखा, और वेब सीरीज से अब हम आपको फिल्मों में भी देखने वाले हैं। खैर, अच्छी बात है, प्रोजेक्ट्स तो यूं ही मिलते रहेंगे। साथ ही ये भी जानना चाहूंगी मैं रंजीत, ये रंजीत भैया करके और एक रंजीत भैया है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम तो इंदौर से है रही, और दर्शक भी है जो काफी उत्सुक है ये जानने के लिए कि भाई ये क्या पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है हमें। अरे तेरी दुकान चले चाहे नहीं चले, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है रे। मेरे को तो मेरे पैसे चाहिए ना। मेरे नंबर से फोन नहीं उठा रही। अभी एक काम करना, आधे घंटे बाद नंबर बदल के लगाना, शाड़ा बन रही है अगला। अरे ब्याज याद रहने दे दादा, तू तो मेरा मूल ही वापस कर दे। अबे देख तो रे, मेरे को मेरे पैसे चाहिए, तू रोज आएगा चाहे भीख मांग के ला। अरे तो भैया तेरी किस्त से मेरे को क्या लेना देना यार। एक्चुअली मैडम, भैया और भैया में थोड़ा सा अंतर है जी। जो हम भैया बोलते हैं, भा में डबल है और या, तो वो सिर्फ भाई वाला भाई होता है। लेकिन जो भैया होता है तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो भाई वाला फील तो आता ही है, साथ में जो एक दादा पहलवान रहता है भैया, पावरफुल आदमी, तो भैया का एक अर्थ ये भी होता है। तो चूंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और हमारे इंदौर में अखाड़े और ये अखाड़े वाली चीजों को काफी वो होता है, तो भैया एक दबंग शब्द होता है। अच्छा। तो नॉर्मली भी लोग मुझे रंजीत भैया ही बुलाते थे जब मैं फेमस नहीं हुआ था। अच्छा। और बाद में मैं रंजीत भैया बन के सभी जगह वायरल हो गया। अच्छा, तो जी। पहला ऐसा कौन सा कंटेंट था जो आप शूट करते थे, और आप कह रहे हो कि क्योंकि पहले होता था कि वीडियोस पे व्यूज नहीं आते थे, और कहीं ना कहीं निराशा तो हाथ लगती है कि मेहनत हम कर रहे हैं वीडियोस पे लेकिन व्यूज नहीं आ पा रही हैं। अच्छा, हम हमारा 100% दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। तो वो कौन सा कंटेंट था? उस कंटेंट से लेकर आप एक जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, वो कंटेंट हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे होंगे, जो अभी कंटेंट अपना बनाना चाह रहे होंगे, वीडियोस डालते होंगे, रोज व्यूज नहीं आते, कमेंट नहीं आते, शेयर नहीं होते, तो ऐसे में उनके लिए भी क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? यस, देखिए मैं शुरू में आपको बताता हूँ मैम कि मैंने कोई एक्टिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, ना किसी से शिक्षा ली, ना मैंने कोई थिएटर वगैरह किया। बस कैमरा लिया और खुद से शुरू हो गया। तो जब मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं था कि क्या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, तो हमने दूसरे यूट्यूबर्स थे जो 2017 में थे, उनकी सेम टू सेम वीडियोस को है ना कॉपी करना शुरू करें कि जैसा कंटेंट है, जैसे डायलॉग्स है, जैसी एक्सेंट है, जैसा एक्सप्रेशन उन्होंने दिया, तो उसको हमने कुछ वीडियोस को सेम टू सेम कॉपी करके अपने आप को परखा कि क्या मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। तो काफ़ी समय तक मैंने किसी को कॉपी भी करा और अपना खुद से लिख के भी अपने आप को परखने का प्रयास किया। और जब मैंने इंदौरी करना शुरू करा तो शुरू में मैंने थोड़ी थोड़ी रोस्टेड वीडियो बनाई कि इंदौर की जितनी भी मुद्दे होते थे कि मान लो बारिश में सड़क खुद गई है, उस समय कोविड का दौर आया था, तो कोविड में सभी लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी थी, घर में बहुत रहना जरूरी था। और जैसे ही लॉकडाउन खुला तो लोगों को इसलिए छोड़ना शुरू करा कि भाई उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो संभलने लग जाए और थोड़ा उनका बैलेंस हो जाए। लेकिन लोग सीधे हमारे इंदौर में एवले बोलते हैं मस्तीखोर और लापरवाही को, तो हमारे इंदौर के एवले लोग सीधे पहुंच गए 56 पे। अच्छा। खाना निपटाने, टेस्टी टेस्टी व्यंजन निपटाने। एक तरफ कोरोना से निकल के लॉकडाउन खुला और सीधे लोग 56 पे पहुंच गए और बहुत भीड़ लगी। तो तब उसको मैंने रोस्ट करने का प्रयास किया। तो ऐसी चुगली वाली वीडियोस मैंने बनाई जिसपे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि लोग ऑलरेडी कोविड से परेशान थे। फिर बाद में मैंने फनी एक्सेंट सुना और फनी लहजे में वीडियोस बनाना शुरू किया तो मुझे प्रतिष्ठा मिलना शुरू हो गई। लेकिन जो आपने पॉइंट बोला कि भाई लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं सोशल मीडिया पे, तो इसके लिए धैर्य होना बहुत जरूरी है मैम। बिल्कुल। और लोग शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं कि कई लोग मेरे पास में आते कि रंजीत भैया, हाँ कि आप भैया मेरे बारे में बोल दो कि फलाना व्यक्ति और इसको फॉलो कर लो। भाई आपको कोई क्यों पसंद करेगा जब तक आपके अंदर कोई विशेष योग्यता नहीं है
क्षमता नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं बोल भी दूंगा तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाना जरूरी है, साथ में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा कि किसी का अगर एक कंटेंट चल गया है, जैसे जानू मेरी जाने मन करके एक गाना आया था, जी, जी। कच्चा बादाम आया और चला गया, अभी वो 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट कितने का, तो ये इस तरह की चीजें आती है और चली जाती है और उसका फिर कुछ भी नहीं होता है। जैसे वो पत्थर बजाने वाला बंदा आज कहाँ है, किसी को नहीं पता है। तो आपको मेहनत करनी है, अच्छा कंटेंट बनाना है, किसी को कॉपी नहीं करना है और आपको ओरिजिनल बनना है और धैर्य रखना है। किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी को बहुत लेट मिलती है। रंजीत, ये हर एक ये लाइफ का लेसन है, जिस तरीके से आपने कहा कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी हर एक काम में हमें रखनी चाहिए, क्योंकि पेशेंस नहीं होगा तो वो जो सक्सेस हम सच में चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाएगी। रंजीत, एक चीज और है जो मैं जानना चाहती हूँ कि पहला फैन मूवमेंट कौन सा था आपका, कि हाँ आपको किसी ने पहचान लिया हो कि अरे ये तो रंजीत भैया है या ये तो रंजीत भैया है जो वीडियोस बनाते हैं, वो जरा शेयर कीजिए। अरे बड़े भैया ने अपने को जिले का प्रभार दिला दिया, अरे सोशल मीडिया प्रभारी बना दिया अपने को। हाँ क्या हो गया दादा, पेंशन चालू करानी है? अरे यार दादा वो भैया तो वहाँ दौरे पे गए ना दिल्ली, परसों आएंगे वो तो। अरे गाड़ी वाड़ी छुड़वाना रहे तो मेरे को ही मोबाइल पे फोन लगा दिया, अरे वित्ते से काम कर लिए भैया से बात करा हुआ तेरी। वहाँ चौराहे पे फ्लेक्स पे फोटो देखा, अरे भैया के बाद में सबसे बड़ा फोटो किसका है? हमें तेरे भाई का तो लगा है पगले। एक छोटा सा बच्चा था मैम, और जब मेरे इंस्टाग्राम पे 1500 फॉलोअर्स हुए थे तो मैंने एक भंडारे को लेके वीडियो बनाया था जिसको काफी सराहा गया था। हमारे इंदौर में भंडारों का काफी महत्व है ना, तो उसको लेके एक बड़ा रोचक वीडियो मैंने बनाया था। और मैं अपने इंदौर के बर्तन बाजार में घूम रहा था और मुझे कोई नहीं पहचानता था, लेकिन संयोग से उस बच्चे ने वो वीडियो देखी थी और वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। मेरे बड़े बड़े बाल थे, मेरा लुक था, तो यार बोले भैया 1 मिनट आप रुकेंगे? मैंने कहा हाँ। बोले मैंने एक वीडियो देखी थी भंडारे वाली, क्या आप वही हैं? मैंने कहा हाँ बेटा। तो बोले सर मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? तो उसने मेरे साथ में सेल्फी ली, प्लस उसने उसकी सिस्टर थी साथ में, उसको बताया कि दीदी आप इनको जानते? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ। तो वो बच्चा मुझे आज भी याद है मैम। तो कैसा लगा आपको, एक ही वक्त पर बच्चा आपके साथ सेल्फी ले रहा है और वो कह रहा है कि मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, दूसरी तरफ जब वो अपनी बहन को बोलता है कि आप इनको जानते हो, वो कहती है कि नहीं मैं तो नहीं जानती। तो ये कैसा लगा ये वाला मोमेंट आपको, कि एक तरफ तो फैन है, एक तरफ है जो कह रही है कि मैं तो जानती नहीं उनको कौन है? मैम चूंकि वो मेरा सपनों को सच करने वाला दिन था कि चलो किसी ने तो पहचाना, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी मेरे मन में ये विजन ही नहीं था कि मेरे को बहुत फेमस होना है। मतलब जब मैंने आपको बताया कि जब मैं सिंपल वीडियोस बनाता था तब मुझे नहीं पता था कि मैं फ्यूचर में कहाँ जाऊंगा। और कोविड के मतलब बीच में जब मम्मी पापा की तबीयत गड़बड़ हुई थी तब मैंने थोड़ा सा कंटेंट में गैप ले लिया था। फिर कोविड आया, कोविड के बाद में मैंने दोबारा से कंटेंट बनाना शुरू किया। तो मैंने फिर इंदौरी वीडियोस तब बनाना शुरू करा। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई थी और उसके बाद में मुझे फेम मिलना शुरू हुई थी। तो मैंने इंदौरी की शुरुआत ही इसीलिए करी थी कि इंदौर में 30-40 लाख लोगों के आसपास थे। मतलब इतने लोगों के बीच में अगर मैं कुछ कर पाया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन ये इंदौरी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई। बिल्कुल। और देखिए आज जिस तरीके से आपने बताया कि अचानक से वेब सीरीज के लिए कॉल आ जाता है, अचानक से फिल्म के लिए, बड़े पर्दे के लिए कॉल आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी सक्सेस है जो बता रही कि किस तरीके से आपने एक शहर जहां से आपने उस भाषा को उठाया और उस भाषा में आपने वीडियो बनाए और लोग आज आपको पसंद भी कर रहे हैं। साथ ही रंजीत देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि देखिए ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ता है। अगर आप सोशल मीडिया पर कंटेंट डाल रहे हो या फिर आप इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो कई बार होते हैं ऐसे मोमेंट आ जाते हैं कि भाई आपने कुछ ऐसा कंटेंट या तो शेयर कर दिया है कि आपको ट्रोलर्स के निशाने पर आना पड़ता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी ट्रोल हुए हो? कोई ऐसा किस्सा हो जो आप सुनाना चाहें दर्शकों को? आप पूरे कागज बता तो दिए, कंप्लीट तो है। अरे बीमा नहीं है तो मैं करा लूंगा ना साहब। अरे जान दो ना यार साहब। अरे भैया ये लावरिया भेरू चौराहे पे गाड़ी पकड़ ली यार साहब से अपनी यार। हाँ करा रही हो ना भैया, तो साहब बात करो। ओ साहब बात तो करो, अरे एक बार बात तो कर लो साहब। हाँ साहब। अरे क्या लग रही है साहब? अरे मैं करूँगा ना साहब, सेवा लग रही क्या? अरे आप बोलो तो सही। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, हालांकि वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और चूंकि हम लोग हमेशा सीखते हैं, आप गलतियों से सीखते हैं। आज जैसे हम लोग पहले के समय में जिस भी भाषा शैली का यूज करते थे तो उसमें कई सारी कहावतें होती थी, जिसमें जाति सूचक शब्द होते थे, रंग भेद वाली बातें होती थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आज हम सुधार के आगे बढ़ रहे हैं। तो गलतियां आपको सिखाती है। और एक बार मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मैंने इंदौर में नवरात्रि को लेकर एक वीडियो बनाया था कि अच्छा। इंदौर में व्यक्ति उपवास कैसे रखता है। तो उसका एक मैंने फनी स्वरूप दर्शाया था, लेकिन जो हमारे काफ़ी सारे इंदौर के जो धार्मिक लोग हैं
उन्होंने इस वीडियो पे काफी कड़ी आपत्ति जताई थी कि रंजीत ये मजाक का विषय नहीं है, हादसे का विषय नहीं है, तुम इस वीडियो को डिलीट करो और इसका खंडन जारी करो और माफीनामा जारी करो कि भाई मैं आइंदा किसी भी धर्म या इस तरह की गतिविधियों के बारे में उपहास वाली बातें नहीं करूंगा। तो मैंने बाकायदा सभी की भावनाओं का सम्मान करा और उस वीडियो को डिलीट करा और एक खंडन जारी करा। तो वो एक मौका आया था जब मुझे लोगों की आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन गलतियों ने सिखाया बहुत है। आज बिल्कुल साफ सुथरा कंटेंट परोसने का प्रयास होता है मैम। बिल्कुल, और हम आपका कंटेंट देख भी रहे हैं किस तरीके से जो आपकी रील है वो सारी ही वायरल हो रही है और यूट्यूब पर जिस तरीके से आप तहलका मचा रहे हैं वो भी इंदौरी भाषा में, वो भी वाकई काबिल तारीफ है। तो रंजीत, कितनी मेहनत लग जाती है एक वीडियो बनाने में, उसको शूट करने में, उसको अपलोड करने में, और फिर ये भी देखना है कि भाई ट्रेंडिंग हैशटैग्स कौन से हैं, क्या उसमें हमें आगे और कंटेंट हमें यूज करना है, तो कितनी मेहनत लग जाती होगी? देखिए मैम, सबसे पहले तो जो मेरा रिलेटेबल इंदौरी कैरेक्टर होता है जिसमें मैं इंदौर का कोई भी विषय उठा लेता हूँ। मान लो कि इंदौर में सब्जी वाला कैसे रिएक्ट करता है, या किराने की शॉप में एक इंदौरी गया तो वहाँ पे क्या बातें होती है, डॉक्टर के पास में इंदौरी के परिवार में एक शादी है या जन्मदिन है, इस तरह के अलग अलग विषय होते हैं। तो जो मेन चीजें होती है वो लिखने की होती है। मैं तो 90% लिखने को देता हूँ, बाकी की 10% चीजें एडिटिंग और शूटिंग को जाती है। तो लिखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ये रिलेटेबल कंटेंट होता है कि भाई आपको अपना शरीर अलग रख के, दिमाग अलग रख के ये देखना पड़ता है कि यार किस बात पे व्यक्ति को हंसी आएगी। तो लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा मेरे को कम से कम एक वीडियो को प्रॉपर बना के प्लेटफॉर्म पे डालने में 1 हफ्ते का वक्त लगता है मैम। अच्छा, 1 हफ्ता तो मिनिमम लग ही जाता है। चलिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत का काम है। जिस तरीके से आपने बताया कि लिखना पहले, उसके बाद उसको शूट करना, एडिट करना, और ये पूरी मेहनत सिर्फ एक अकेले बंदे की नहीं होती है, उसके पीछे पूरी टीम होती है जो आपको सपोर्ट कर रही होती है, जो आपके सक्सेस में आपके साथ में होती है। बेहद शुक्रिया रंजीत आपका हमसे जुड़ने के लिए, और ये बातचीत आपने की और आपने जो इंदौरी लहजे में सबको अपना दीवाना बनाया है उसके लिए भी बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबको अपना दीवाना बनाने वाले रंजीत भैया से हमने गपशप की। सोशल सनसनी के अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर से एक और खास और चर्चित चेहरे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।